ऐसा है कि जीएसटी पे करने के लिए जीएसटी कितना आएगा वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द गुड्स और सर्विसेज इनटू रेट ऑफ जीएसटी, जो उस प्रोडक्ट पे लगने वाला है वो रेट। अब ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ये कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? इट मस्ट बी अ ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू होनी चाहिए। और ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? हमने पिछले 2 लेक्चर में ये देखा कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नथिंग बट द प्राइस पेड और पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या आता है वो भी देख लिया। प्रोवाइडेड ऐसा था, ट्रांजैक्शन वैल्यू वही रहेगी, प्रोवाइडेड, है ना, याद है ना। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नथिंग बट क्या था? टीवी। टीवी क्या है? इज प्राइस पेड और पेएबल। ये सब हम देख चुके हैं, मैं आपको पहले लिखा चुका हूं। प्राइस पेड और पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड। यहां 2 बातें थी, इफ यू कैन रिमेंबर, यहां 2 बातें थी, फर्स्ट एंड सेकंड। पहली बात क्या थी कि प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन। प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन, एक चीज ये थी। एंड सेकंड क्या था? बोथ। बोथ मतलब कौन? सप्लायर एज वेल एज रिसिपिएंट should be a distinct, both बोलो, both क्या होना चाहिए? Both should not be distinct or related person. should not be a related person. Related persons नहीं होने चाहिए और distinct person, है ना। इतना हमने स्टार्ट किया था जब स्टार्ट किया वैल्यूएशन। और ये समझाना बाकी है मुझे सिर्फ, सर ऐसे केसेस में क्या करोगे सर? जीएसटी में इन 2 केसेस के बारे में क्या बताया? अगर वो रिलेटेड पर्सन है, अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो वैल्यू कैसे आएगी सर? क्योंकि जब हम सप्लाई करते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन को, सप्लाई करते हैं रिलेटेड पर्सन को, तो वहां तो कंसिडरेशन होता ही नहीं है, हम वहां डीम्ड सप्लाई मानते हैं। अगर आपने आगे की वीडियोस देखे हो तो वहां तो कंसिडरेशन ही नहीं होता सर, तो कैसे करेंगे? एंड प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन। अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो तो कैसे करने का सर, है ना। ठीक है, तो ये चीज हम दोनों समझनी है, ये दोनों चीज क्लियर। तो उसमें फर्स्ट, अगर आप सप्लाई करते हो, इफ सप्लाई इज डन टू रिलेटेड पर्सन, or a distinct person, अगर रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया, डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया, तो वैल्यू कैसे आएगी? सप्लाई की वैल्यू कैसे आएगी सर? एंड सर अगर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन है, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन है, तो फिर सप्लाई की वैल्यू कैसे आएगी? डन। तो सर कैसे आएगी? सिंपल है, अगर आप रिलेटेड पर्सन्स में सप्लाई करते हो, डिस्टिंक्ट पर्सन में सप्लाई करते हो, तो वैल्यू कैसे ढूंढोगे? वैल्यू इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। सर दिस प्लस दिस क्या सर? एक बात बताओ,
भले आपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया, क्या उसकी कॉस्ट तो होती है कि नहीं होती? हेलो, मैं भले आपको फ्री में कोई चीज दूं, मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, लेकिन उसकी कॉस्ट तो होती है ना। मैंने आपको फ्री में पढ़ा दिया, चलो, लेकिन उसकी कॉस्ट तो थी ना, कि सर ने मुझसे इतने पैसे नहीं लिए, है ना। तो भले रिलेटेड पर्संस में, डिस्टिंक्ट पर्सन में सप्लाई होता है, कंसिडरेशन नहीं होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट तो होती है। तो एक काम करो, जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ले लो, कॉस्ट ऑफ सप्लाई ले लो, और उसमें आप 10% प्लस कर दो, 10% प्लस कर दो। मान लो प्रॉफिट मार्जिन 10% प्लस कर दो, ऐसे समझ लो, सिंपल। समझ में आया? एंड इधर क्या करना है, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। क्या ले लो आप? ओपन मार्केट वैल्यू। सर इसका मतलब क्या? फुल वैल्यू ऑफ मनी, फुल वैल्यू ऑफ मनी पेबल बाय रेसिपिएंट फॉर supply of goods or services to supplier। देखिए एग्जांपल देते हैं इसके लिए, ठीक है, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको, एग्जांपल 1 नीचे बोल देते हैं, और इसके लिए छोटा सा एग्जांपल आपको समझना है, इसलिए एग्जांपल 2, ठीक है, नीचे ये ले एग्जांपल 1। फॉर एग्जांपल, a supplier sold certain goods to AB Limited for rupees 50,000। AB Limited is a related person. The cost of the goods rupees 60,000। गुड्स का कॉस्ट 60,000 था। चलिए सर, इसका आंसर क्या रहेगा? सिंपल आंसर में सिंपल बताओ, कौन सा वाला केस है? आपको कौन सा वाला केस नजर में आता है? ये वाला केस है कि ये वाला केस है? ये वाला है भाई, बोल तो दिया है कि रिलेटेड पर्संस, बोल दिया है ना, दे आर रिलेटेड। तो क्या क्या है, क्या इसके अंदर? ऐसे केसेस में क्या लोगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नथिंग बट सिंपल। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस 10%। बता कॉस्ट कितना था? 10% कितना होगा? कहां जाएगा है आंसर? ठीक है जी, बोलिए, किसी को डाउट? ना कभी था ना कभी होगा सर, यू डू नॉट वरी।
हमको अपने पे कभी डाउट नहीं होता सर। चलिए एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या लूं मैं एग्जाम्पल 2 में? लिखो फॉर एग्जाम्पल Sachin classes supplied services to a student at rupees 10,000. These services available in the market at rupees 30,000. आगे लिखो, आगे लिख दो यार क्लाइंट। रुपीज 20,000 worth of benefit taken by sir from the student. एक एग्जाम्पल बना दिया आपको समझाने के लिए। क्या है, क्या एग्जाम्पल में क्या है? एक क्लास है जिसने सर्विस प्रोवाइड की है स्टूडेंट को 10,000 में। अगर यही सर्विसेज मार्केट में लेने जाए तो पड़ती है 30,000 में। जो सर्विसेज 30,000 की मार्केट में है वो सर्विसेज स्टूडेंट को दे दी 10,000 में। तो कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत नहीं थी इसमें कोई। हो सकता है कि सर किसी से 30 ले, किसी से 10 ले, उनकी मर्जी। लेकिन फिर सर ने क्या किया? 20,000 वर्थ ऑफ बेनिफिट टेकन बाय सर फ्रॉम द स्टूडेंट। बाकी के 20,000 का क्या किया? बाकी के 20,000 का सर ने स्टूडेंट से बेनिफिट लिया। उनकी शॉप से कुछ ले आए होंगे, स्टूडेंट की शॉप से कुछ ले आए, है ना, स्टूडेंट से पेपर चेक करवा लिए। हेलो, स्टूडेंट को क्लास का काम दे दिया, एग्जामिनर का काम दे दिया, सुपरवाइजर का काम दे दिया। हेलो, तो अभी जाके 10,000 लिए हैं और 20,000 का क्या लिया उन्होंने? बेनिफिट ले लिया। सो मतलब तो ये हो गया कि 10,000 इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, है ना। हेलो, 10,000 सोल कंसिडरेशन नहीं है। तो ढूंढोगे कैसे? फॉर्मूला क्या बनाओगे? टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू मॉनेटरी कंसिडरेशन, monetary consideration plus non-monetary consideration. जो पैसे में लिया वो कितना, जो पैसे में नहीं लिया वो कितना। 10,000 पैसे में लिया और 20,000 पैसे में नहीं लिया। आंसर इज 30। हेलो, अगर मैं 20,000 का बेनिफिट नहीं लेता, अगर मान लो मैं 10,000 का लेता, तो यहाँ पे कितना आता है? यहाँ 10,000 आता। समझ गए ना? जितने का मैंने आपसे बेनिफिट लिया नॉन मॉनेटरी फंड में, वो प्लस कर दो। क्लियर? मैं आपको उसका आंसर डाल दूंगा, सुनो। अभी सिर्फ क्या देखो, मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं वो देखो। मैं आपको उसका आंसर भी शेयर कर देता हूं, तो आंसर एग्जैक्टली कैसे लिखने का वो आपको मिल जाएगा, तो तेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी।
अब तो भी भटकना मत, सिर्फ इधर फोकस कर, ठीक है। चल क्या है एग्जाम्पल के अंदर, on 5th of July 2018, Z of Chennai supplied 20 tons of a chemical to B of Madurai at the rate of 80,000 per ton. बताओ किसने किसको, सर क्या बोल रहे हो सर, अरे किसने किसको, ऐसा किसने किसको सप्लाई किया, जेड ने बी को, जेड ने बी को सप्लाई किया ना, ठीक है। हमें सर ढूंढना है, हमें ढूंढना है वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर तो वही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना जिसकी अभी अभी लेटेस्ट थियरी पढ़ाई है, सर की हिम्मत थी दूसरा कुछ पढ़ा दे। तो 25 टन्स भेजे गए हैं 80,000 पर टन, ठीक है सर। बिसाइड ही चार्जेस द फॉलोइंग, ही मतलब कौन, ही मतलब कौन, जेड, जेड, मिस्टर जेड। इस जेड कौन है, सप्लायर, उसने जो जो भी चार्ज किया है, क्या चार्ज किया, फ्रेट चार्ज किया 3,12,000, पैकिंग चार्ज प्लस किया 72, वेइंग चार्जेस प्लस किया 30, इंस्पेक्शन चार्जेस प्लस किया 12,000, कॉस्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज स्पेशली परचेज्ड बाय जेड टू मैन्युफैक्चर दिस केमिकल 1,10,000, दिस इंस्ट्रूमेंट cannot be used for other purpose. Inspection charges are directly borne by B and not included in the invoice. Done? यहां तक क्लियर। अब यहां रुक जाना है, देख चल, मुझे क्या ढूंढना है सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई, है ना। पहले क्या लिखते थे इसके अंदर, क्या लिखते थे, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बता कितने टन भेजा, एक टन की प्राइस कितनी है, बोलो कितना आएगा, 25 एग्जा कितना आएगा, 20 उसमें कुछ कुछ सर, कुछ कुछ क्या, उसमें कुछ कुछ ऐड और कुछ कुछ माइनस करेंगे। ये कल जब मैंने लिखाया था तो वेरी फर्स्ट आइटम क्या लिखाई, देखो क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट आइटम क्या लिखाई थी, फीस चार्जेस और टैक्सी। देखने बैठ गए टैक्स, सबके सब बेशर्मो, देखने बैठ गए, कल चलाए आज भूल जाते हैं। क्या लिखाया था मैंने कि कोई भी टैक्सीज हो, कोई भी फीस हो, कोई भी चार्जेस हो तो प्लस करने का अंकल। तो देखो ना, ये तो है सब, फ्रेट के चार्जेस 3,12,000 तो प्लस कर देने का, पैकिंग के चार्जेस 72 प्लस कर देने का, वेइंग के चार्जेस 30,000 प्लस कर देने का, इंस्पेक्शन के चार्जेस कितने थे, और एक बात बता, इंस्पेक्शन का कॉस्ट किसने बेयर किया, बोल। और कल मेरे बीच में एक बात हो चुकी थी, क्या, कि कोई भी एक्सपेंसेस जो सप्लायर को पे करना चाहिए, अगर रेसिपिएंट पे करता है तो भी प्लस कर दिया जाएगा। एक्सपेंसेस incurred by recipient on behalf of supplier, हेलो, जहां मैंने मटेरियल वाला एग्जांपल लिया था, वो आत्मा परमात्मा, तो ये भी प्लस कर दिया जाएगा ना, हेलो 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 हेलो, समझे कि नहीं। चलिए और एक बात बता, ये क्या लिखा है, तो यहां तक तो पहुंच गए, 1,10,000
दिस इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पस। का मतलब क्या? अरे यार जेड ने क्या किया, जेड ने रेसिपिएंट के लिए इसके ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट खरीदा, तेरे लिए मैंने खरीदा। अब बता उसका कॉस्ट मेरे मत्थे होगा कि तेरे मत्थे होगा? ये इंस्ट्रूमेंट किसी और के लिए काम नहीं आने वाला है, इसी ऑर्डर में काम आने वाला है, दूसरे ऑर्डर में काम नहीं आने वाला है। तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया ना भैया। कॉस्टिंग क्या सिखाता है आपको? कॉस्टिंग तो ये सिखाता है ना हमको। नहीं समझ में आया? ये जो इंस्ट्रूमेंट खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है? जेड खरीद रहा है। किसके लिए? नाम क्या है सामने वाले का? बी। कितने का इंस्ट्रूमेंट है? अरे बोलना बोबड़ी। 110,000. 110,000. 1,10,000 का इंस्ट्रूमेंट है। क्या ये इंस्ट्रूमेंट जेड किसी और के काम में ला सकता है? तो बिजनेस कर रहा है या सेवा दे रहा है किसी को? वो बिजनेस कर रहा है कि सेवा दे रहा है सामने वाले को? अरे बिजनेस कर रहा है तो वो क्या बोलेगा, सर ये आपके लिए खरीद रहा हूं, फिर मैं पैसे आपसे लूंगा, आपको जो करना इंस्ट्रूमेंट का करना, मैं इंस्ट्रूमेंट आपको दे दूंगा। समझी कि नहीं? सर क्या बताऊं मैं, समझ गई सर? कहाँ गया एग्जाम्पल हमारा? अरे यार लिखा सब निकल गया। बोलो क्या क्या प्लस था? तेरे को समझाने में बर्बाद हो गया मैं। बोलो क्या क्या था इसके अंदर प्लस? 20 lakhs। फिर 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 ना तंग नहीं बोला, हो गया। और ये प्लस किया जाएगा ना। एंड लास्ट में हेलो, state government has paid a subsidy of 40 lakhs to Z to set up a chemical manufacturing plant in Chennai. This subsidy was paid during 17-18. Be required to make a payment within 15 days of supply. However, the payment is made in October 18. For late payment of Z, charges interest of 11,000. तो वो भी तो प्लस कर देने का ना, याद है ना इंटरेस्ट प्लस करने का लेट पेमेंट के लिए। हेलो, अब एक बात बता, इस सब्सिडी का क्या करेंगे? नहीं आएगी सब्सिडी, क्या नहीं आएगी सब्सिडी, एक्सक्लूडिंग हो जाएगी। वेरी गुड, नहीं लेंगे क्योंकि कल मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देते हैं तो उसको नहीं लेने का। क्या यार मेरी मेहनत का फल देते नहीं आप लोग यार। अच्छा सिला दिया तूने मेरी मेहनत का। कितना चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि तेरे को याद रहे, लेकिन फिर भी। और एक बात बता, ये 40,000 सब्सिडी किसने दी? गवर्नमेंट ने। किसको दी? जेड को। जेड ने बी को कुछ फायदा करवा के दिया क्या? अरे जेड को दिया, लेकिन बी की प्राइस तो सेम ही है ना, बी की प्राइस थोड़ी कम हो रही है यहाँ पे। कल मैंने ऐसा समझाया था, सब्सिडी डायरेक्ट लिंक टू प्राइस। याद है ना कल एग्जांपल दिया था मैंने कि भाई मैं बच्चों से 30,000 लेता हूँ, एक ट्रस्ट वाले आते हैं कहते हैं 10,000 लो, 20,000 हम आपको दे देंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे था। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? इन सब का टोटल दिस इज योर आंसर। मैं आपको आंसर सेट कर देता हूँ कैसे लिखने का।
कौन समझ गया? आवाज तो फटाक से आती है आपके पास, तो चुप क्यों बैठे रहते हो? सर मैं आइटम ही ऐसी हूं सर, मैं आइटम ही ऐसा हूं सर। क्या करेंगे सर, अभी कुछ नहीं हो सकता, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते आप। चलिए और एक एग्जांपल है जल्दी से। भैया ओके, चलो ये बहुत इजी एग्जांपल है, टेंशन वाली बात नहीं इसके अंदर। चलो, एक्स लिमिटेड इज अ बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक्स लिमिटेड क्या बनाती है? बिस्कुट, ग्लूकोज बिस्कुट, इन भिवंडी महाराष्ट्र में कहीं पे है। it generally gives a trade discount of 20% on the list price when the goods are purchased by the distributor। कोई कंपनी है सर, बिस्कुट बनाती है, और ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को 20% डिस्काउंट देती है। ड्यूरिंग दिसंबर 2018 it offers Christmas bonanza under a special Christmas discount of 10% on the list price of all product to distributor in addition to 20% discount। सुनो, एक कंपनी है, कंपनी 20% डिस्काउंट देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, लेकिन दिसंबर के महीने में क्रिसमस की सीजन थी और डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या बोला कि भाई हम आपको 10% डिस्काउंट और देंगे, 20 + 10 और देंगे जाओ अगर आप खरीदते हो तो। वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम खन्ना चखा परचेज 1000 पैकेट ऑफ चॉकलेट बिस्किट, लिस्ट प्राइस 40, पैकेट ऑफ 118 ग्राम ऑन नवंबर 2018। एक बात बता, दो ऑफर की गई थी ना, एक तो 20% वाली ऑफर और 10% वाली ऑफर। 10% कब ऑफर की गई थी? दिसंबर में की गई थी ना। हेलो, तो अगर आप दिसंबर में बाय करते हो तो 20 + 10 यानी आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा दिसंबर के बाद और दिसंबर में, आया ना? ये कब बाय किए बता? ये कब बाय किए थे? नवंबर 2000। इसका मतलब वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट से पहले, दिसंबर से पहले ना। हेलो, तो दिसंबर से पहले अगर आपने बाय करना है तो वो एक्स्ट्रा 10% आपको मिलेगा नहीं। तो उसने कितने पैकेट बाय किए थे? 1000 पैकेट। बोलो कितने? एक पैकेट कितने का? और सिर्फ 20% ही डिस्काउंट मिलेगा फिर तो उसको, यानी 32,000। दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड फिर क्या हुआ? 2000 पैकेट ऑन 1 दिसंबर, मतलब यहां पे क्या होगा? 2000 पैकेट, एक पैकेट कितने का? 40 रुपए का, 80,000। 20% डिस्काउंट भी मिलेगा, 20% मतलब, एंड 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। हेलो, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 56,000। समझ में आया? हाँ सर। सिंपल एग्जांपल था। क्लियर?
देखो एक बार फिर से ओरली समझ लो, एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 20% डिस्काउंट देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। दिसंबर में उन्होंने एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना दिया, 10% अनाउंस किया, लेकिन दिसंबर में जो बाय करे उसको। अब एक ऑर्डर आपने दिया नवंबर में, एक ऑर्डर दिया आपने दिसंबर में, तो नवंबर में आपको सिर्फ 20% डिस्काउंट ही मिलेगा, और दूसरा ऑर्डर जो दिसंबर में दिया उस पर 20% प्लस 10%, खत्म, वैल्यू ऑफ सप्लाई। बोलिए